हेलो बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सॉलिड क्या होता है। तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो सॉलिड क्या होता है। ठीक है, यह एक अवस्था है। ठीक है, यानी कि इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर। किसकी अवस्था है? मैटर की। ठीक है, मैटर मतलब पदार्थ। इसका पहला जो स्टेट होता है वो होता है सॉलिड। ठीक ना। अब फिर सॉलिड किसको बोलते हैं, ध्यान से देखो। जैसे कि ये एक पेंसिल हुआ बच्चों, ठीक है, ये एक सॉलिड है। ये शार्पनर हुआ, ये भी एक क्या है? सॉलिड है। अब देखो सॉलिड में क्या क्या गुण होना चाहिए कि उसको हम सॉलिड कह रहे हैं। ठीक है, तो जिसके पास मास होगा, वॉल्यूम होगा और शेप होगा, वही तुम्हारा सॉलिड कहलाएगा। अन्यथा ये सब सारे अगर तीनों गुण नहीं हुआ तो सॉलिड नहीं कहलाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें मास, वॉल्यूम और शेप तो होता है, लेकिन वो डिफिनिट होना चाहिए। डिफिनिट का मतलब फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा सॉलिड रहेगा उसका मास क्या रहेगा? डिफिनिट रहेगा, वॉल्यूम भी डिफिनिट रहेगा और शेप भी डिफिनिट रहेगा। जैसे बच्चों देखो, एग्जाम्पल के लिए है पेन्स आप लोग देखे होंगे, बुक्स हो गया, मोबाइल्स हो गया, डायमंड्स हो गया। सबका अपना मास होता है, सबका अपना वॉल्यूम होता है और सबका अपना शेप भी होता है। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? जैसे देखो ये जो पेंसिल है ये यहाँ इतना जगह घेर रहा है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ भी रखेंगे तो ये इतना जगह क्या करेगा? उतना ही जगह घेरेगा। यहाँ रखेंगे तो भी, इसी को बोलते हैं फिक्स। इसका कुछ मास होगा। ठीक है, जितना ही मास रहेगा क्या रहता है? फिक्स रहता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं अगला हम लोग का टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, है ना। सॉलिड का कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है, तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। पहला इसका कि दे हैव डिफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप, है ना। तो जिसका क्या होता है? मास, वॉल्यूम और शेप डिफिनिट होता है, वही तुम्हारा क्या कहलाता है? सॉलिड कहलाता है। ठीक है, इसका दूसरा क्या गुण है बच्चों? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। कहने का मतलब है बच्चों, जैसे कि ये एक तुम्हारा सॉलिड हो गया। सॉलिड के अंदर जो भी पार्टिकल रहता है, ठीक है, वो दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत ही शॉर्ट रहता है। मतलब दो पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस रहेगा वो बहुत ही कम रहता है। जैसे ये एक पार्टिकल हुआ, ये एक पार्टिकल, इसके बीच का डिस्टेंस कहाँ? यहाँ से यहाँ तक। तो यही उसका वही लिखा हुआ है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। ठीक है, इसके जो अंदर का जो मोलिक्यूल का जो डिस्टेंस रहता है बहुत ही शॉर्ट रहता है, कम रहता है। ठीक है, अब चलो अगला देखते हैं। तीसरा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। यानी कि इस सॉलिड में जो पार्टिकल होता है और दोनों जो पार्टिकल एक दूसरे के साथ जो अटैच रहता है, ये स्ट्रांगली एक फोर्स से अटैच रहता है ना। जैसे कि देखो, ये हुआ एक कण और ये हुआ, ये दोनों एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कस के पकड़े हुए रहता है, जिसके कारण ये टूटता नहीं है और ये मजबूत हो जाता है। जैसे यही पेंसिल में देखो, इसके जो कण है बच्चों एक दूसरे एकदम स्ट्रांगली अटैच है, मतलब ये टूटता नहीं है। देखो कितना दबाव तो जल्दी टूटता नहीं है। इसका मुख्य रीजन है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब अगला क्या है? देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसको बोलते हैं? एटॉम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन, ये तीनों में से कोई भी एक हो तो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहलाता है। अगर कहीं कहीं पर खाली मॉलिक्यूल भी लिखा हुआ होगा तो समझ जाना कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, नहीं तो ये तीनों नहीं रहेगा और ये रहेगा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, तो समझ जाना है कि एटॉम होता है, मॉलिक्यूल होता है, आयन होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है फिक्स पोजिशन। देखो सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो फिक्स पोजीशन में होता है। ठीक है, देखो इसको केवल हम लोग ऑसिलेट कर सकते हैं, इसका मेन पोजीशन। जैसे देखो ऑसिलेट का मतलब होता है कंपन करना, ऑसिलेट का मतलब होता है कंपन होना, कांपना, वाइब्रेट करना। ठीक है, जैसे कि ये पेंसिल ही देख लो, है ना। इस पेंसिल को क्या हम लोग यहाँ का कण, यहाँ का जो पार्टिकल है, क्या उसको हम लोग यहाँ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो पोजीशन है वो फिक्स है, उसका हम पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा इस तरह से मारते हैं तो ये ऑसिलोट जरूर होगा, ठीक है, यानी कि कंपन थोड़ा जरूर करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई। तो हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है, कि देखो सॉलिड को क्लासिफाई किया गया है 2 भागों में, ठीक है, 2 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। एक है तुम्हारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है तुम्हारा एमरफस सॉलिड। तो हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, ठीक है। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है ना। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हम लोग ऊपर में भी देखे हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तुम्हारा एटम होगा, आयन होगा या मॉलिक्यूल्स होगा बच्चों, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो तुम्हारा ऑर्डर्ड के फॉर्म में होगा। ऑर्डर्ड फॉर्म का कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो इसका जो अरेंजमेंट अगर यहाँ ए है तो उसके बाद बी होगा, बी के बाद ए होगा, ए के बाद बी होगा। उसी तरह से ए है तो यहाँ बी होगा, अब बी के बाद क्या आएगा ए के बाद क्या आएगा बी के बाद क्या आएगा ए। उसी तरह से फिर आगे चलेगा, बी के बाद ए के बाद बी, फिर बी के बाद क्या आएगा ए के बाद बी। इसी तरह से इसका रेगुलर पैटर्न जो है वो चलता रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर्ड। जैसे कि हम लोग स्कूल एग्जामिनेशन में देखते हैं, ठीक है, या फिर कहीं पर भी देखते हो, अगर स्कूल क्लासेस में ही देखे तो अगर यहाँ एक लड़का बैठा हुआ है तो यहाँ एक लड़की, फिर यहाँ एक लड़का रहेगा तो यहाँ एक लड़की रहेगी, ठीक है। इस तरह से रेगुलर पैटर्न चलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग ऑर्डर्ड, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो एक अन्य गुण है बच्चों, इसमें क्या होता है कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब शार्प मेल्टिंग का मतलब क्या, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, मेल्ट का मतलब हो गया पिघलना। कोई भी चीज़ है जो पिघलता है उसी को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जितना भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसका एक निश्चित टेम्परेचर होगा बच्चों, उस टेम्परेचर पर जाएगा तभी वो जाके पिघलना शुरू करेगा, अन्यथा वो नहीं पिघलेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट, कि हम लोग को कोई भी पार्टिकल है सॉलिड का, उसको अगर मेल्ट करना है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट तक जाना होगा, तब जाके वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। जैसे कि मान के चलो बच्चों, हम लोग आइस लेते हैं और एक लोहा लेते हैं, ठीक है। तो आइस जो है तुम्हारा 0 डिग्री से जैसे ही क्रॉस कर जाओगे पिघलना शुरू हो जाता है, मेल्ट करना शुरू हो जाता है। लेकिन आयरन को क्या, जितना टेम्परेचर तुम बर्फ को दोगे उतना ही टेम्परेचर में पिघलना शुरू करेगा? एकदम नहीं, उसको हाई टेम्परेचर चाहिए तब जाकर तुम्हारा मेल्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या सी होता है, अनदर जो गुण होता है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। देखो बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, ठीक है, वो नेचर में तुम्हारा एनआइसोट्रोपिक फॉर्म में होता है। अब एनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या हो गया, एनआइसोट्रोपिक का मतलब हो गया बच्चों, ठीक है, कि उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो डिफरेंट होगा या डिफरेंट डायरेक्शन में, है ना। अगर अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे तो उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो तुम्हारा अलग अलग होगा। जैसे कि मान के चलो यहाँ ए है, यहाँ बी है, ए बी है, ठीक है। अब देखो अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों तो इसका जो प्रॉपर्टी है इस डायरेक्शन में क्या है, सेम है, ठीक है। इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो भी सेम दिख रहा है, ठीक है, ए। लेकिन जैसे ही इस डायरेक्शन में जाओगे बच्चों, ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर्टी है थोड़ा डिफरेंट, ए के बाद बी आ गया, बी के बाद ए आ गया। फिर इस डायरेक्शन में भी चलोगे, ठीक है, तो ए के बाद बी आ गया, फिर बी के बाद ए आ गया, ए के बाद बी। लेकिन इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे थे तो क्या आ रहा था, ए आ रहा था, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो बी। कहने का मतलब है बच्चों, अगर इस रास्ते में जा रहे हो तुमको प्लेन रोड मिल रहा है, इससे भी जा रहे हो तो तुमको प्लेन रोड मिल रहा है, ठीक है, कहने का मतलब है। और अगर तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो रोड मिल रहा है, रोड के बाद तुमको गड्ढा मिल रहा है, रोड मिल रहा है, उसके बाद फिर गड्ढा मिल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर तुम अलग अलग डायरेक्शन में जाओगी
तो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी तुम लोग को देखने को मिलता है। इसी को बोलते हैं हम लोग एनआइसोट्रॉपी। ठीक है, उसी का एक दूसरा अपोजिट होता है आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी में क्या होता है, अरेंजमेंट तो उसी तरह से ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, ए बी बी ए, किसी तरह का भी अरेंजमेंट रहेगा, है ना। लेकिन इस डायरेक्शन में अगर तुम चले जाओ, अगर तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो, देखो ए आ गया, ठीक है। अब इसमें जा रहे हो तो क्या आ गया, बी आ गया। फिर इस डायरेक्शन में चलो, तुम्हारा ए बी, यानी कि अगर तुम इधर जा रहे हो तो भी रोड के बाद गड्ढा मिल रहा है, रोड के बाद गड्ढा मिल रहा है। इस डायरेक्शन में भी जा रहे हो तो भी रोड के बाद तुमको गड्ढा मिल रहा है, फिर रोड के बाद तुमको गड्ढा मिल रहा है। या फिर तुम इस डायरेक्शन में भी चलोगी तो देख लो तुम्हारा कि गड्ढा, गड्ढा के बाद रोड है, फिर गड्ढा, मतलब किधरों तुम चले जाओ इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी तुमको सेम ही मिलेगा, अलग अलग डायरेक्शन में। लेकिन एनआइसोट्रॉपी में ऐसा नहीं है, इसका जो डिफरेंट डायरेक्शन होगा तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगा। लेकिन इसमें डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। यही है तुम्हारा बच्चों एनआइसोट्रॉपी। अब हम लोग अगला बात करते हैं, इसका जो अगला पॉइंट है, दे हैव डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो डिफिनिट मतलब निश्चित, फिक्स, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है बच्चों, देखो हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ए सॉलिड टू ए लिक्विड। यानी हीट ऑफ फ्यूजन क्या है बच्चों कि एक कोई भी तुम्हारा सॉलिड है उसको अगर स्टेट चेंज करना है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में, तो जो टेम्परेचर उसको रिक्वायर्ड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। जब तक उस टेम्परेचर तक पहुंचेगा नहीं तब तक वह जो है अपना स्टेट को चेंज नहीं करेगा। तो इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग हीट ऑफ फ्यूजन। तो देख लो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो हीट ऑफ फ्यूजन है बच्चों वो डिफिनिट होता है, यानी कि निश्चित होता है, ठीक है। अगला है तो इट इज ए ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड किसको बोलते हैं, तो ट्रू सॉलिड उसको बोलते हैं बच्चों जिसका मास होना चाहिए, वॉल्यूम भी होना चाहिए और उसका शेप होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड, ठीक है। अब देखो दे हैव क्लीवेज प्रॉपर्टी। अगला जो पॉइंट है बच्चों, दे हैव क्लीवेज प्रॉपर्टी, है ना। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्लीवेज प्रॉपर्टी पाया जाए। क्लीवेज का मतलब क्या होता है बच्चों, जब हम इस सॉलिड को अगर काटते हैं यहाँ से, ठीक है, तो कटने के बाद तो सरफेस हमको यहाँ पर मिलेगा बच्चों, ठीक है, वो पूरा हम लोग का प्लेन होगा, ठीक है, पूरा प्लेन टाइप से, है ना। जैसे कि कोई भी चीज़ वगैरह तुम काट लो, जैसे कि मान के चलो तुम एक पनीर को काटते हो, पनीर को जब बीच से काटते हो तो पूरा क्लीवेज यानी पूरा तुमको क्लीन सरफेस मिलता है, एकदम प्लेन सरफेस, उसी को बोलते हैं क्लीवेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए देख लो, एग्जांपल में हो जाएगा तुम्हारा NaCl हो गया, आइस हो गया, डायमंड हो गया, शुगर हो गया, ठीक है। तो देखो एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है बच्चों, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तुमको वहाँ से टिक करना है, ठीक है। तो ये सब हो गया तुम्हारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। सोडियम क्लोराइड हो गया, आइस हो गया, डायमंड हो गया और शुगर। अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। इसको तो कितने भागों में इसको क्लासिफिकेशन किया गया है, तो चलो देखते हैं हम लोग, है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ठीक है, ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तुम्हारा मोलिकुलर सॉलिड, दूसरा है आयोनिक सॉलिड और तीसरा है मेटालिक सॉलिड, तथा लास्ट जो बनता है हम लोग का कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। तो ये 4 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। अब हम इसको एक एक करके सबको बच्चों पढ़ेंगे। ये हम लोग को एग्जाम में पूछ देता है कि डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलर सॉलिड और आयोनिक सॉलिड, इस तरह से पूछ देगा डिफरेंस बिटवीन आयोनिक सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। तो चलो एक्सप्लेनेशन करते हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं मोलिकुलर सॉलिड।
ठीक है। देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है बाबू, तो देखो यहाँ पर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला पार्ट है तुम्हारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो मॉलिक्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बच्चों मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब देखो फिर से इसको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में इसको, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड को कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट में, ठीक है। अब देखो वो तीनों पार्ट क्या क्या है तो उसको ध्यान से देखो। पहला है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। जिस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड को पार्टिसिपेट किया गया था यानी बांटा गया था, उसी तरह से मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी क्लासिफिकेशन किया गया है 3 भाग में, जिसमें पहला है हम लोग का नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इसमें भी हम लोग अलग अलग सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट मतलब होता है मुलायम, पूरी तरह से मुलायम होगा और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो अमूमन हम लोग देखते हैं सॉलिड में पास करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें करंट पास नहीं होता है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है दिस सॉलिड आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसमें विद्युत पास नहीं होता है। उसके बाद दूसरा क्या है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है, यानी कि वो तुरंत पिघल जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा हाई टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है। एंड आर द यूजुअली इन लिक्विड और गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। और क्या होता है ये जो हम लोग प्रकृति में जो पाया जाता है रूम टेम्परेचर में, वो तुम्हारा लिक्विड या गैसियस स्टेट में ये पाया जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है बच्चों, इतना है नहीं ज़्यादा हार्ड, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन में हो, आराम से घर में रहिए और खूब मेहनत से पढ़िए। देखो अगला क्या है, इन दिस सॉलिड्स द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक डिस्पर्सन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। देखो बच्चों ये जो सॉलिड होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये आपस में वीक डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स, इसका जो मॉलिक्यूल्स होगा या एटम होगा वीक डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स से एक दूसरे से अटैच रहेगा। अब ये लंडन फोर्स क्या होता है, डिस्पर्सन फोर्स क्या होता है, तो बच्चों तुम लोग क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब देखो कौन कौन सा एग्जाम्पल है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का, तो आर्गन हो गया, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल है तुम्हारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का। अब चलो हम लोग अगला देखते हैं बच्चों, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। यह भी तुम्हारा पार्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, तो दिस सॉलिड आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरह से नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड था उसी तरह से पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड भी है। यह भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कहने का मतलब इसमें भी करंट पास नहीं होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है इसका, देयर मेल्टिंग पॉइंट आर हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये थोड़ा सा हाई होता है, किसके तुलना में, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के तुलना में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होता है, जल्दी मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। किसके तुलना में मेल्ट जल्दी नहीं होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के तुलना में। अगला पॉइंट है दिस सॉलिड आर गैसियस और लिक्विड अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जिस तरह से हम लोग
नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड था, रूम टेम्परेचर में तुम्हारा गैसियस और लिक्विड में पाया जाता था। उसी तरह से बच्चों रूम टेम्परेचर में पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड भी या तो गैसियस स्टेट में रहेगा या लिक्विड स्टेट में रहेगा। ठीक है। अगला है the molecules in such solid are held together by relatively stronger dipole interaction। ठीक है। अब देखो इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंस्ट्रक्शन के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है स्ट्रॉन्गली। ठीक है। लेकिन ऊपर वाला हम लोग देखें तो उसमें कौन सा फोर्स रहता है, लंदन फोर्स। ये पूछ लिया जाता है बच्चों, ठीक है, एग्जाम में, तो ध्यान से देखना तुम लोग। ठीक है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल है तुम्हारा HCl हो गया, SO2 हो गया, NH3 हो गया, ETC। ठीक है। ये सब तुम्हारा जो है वो पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल्स है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये जो तीसरा है मॉलिक्यूलर सॉलिड का पार्ट्स वो है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है। देखो दिस सॉलिड आर हार्ड एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों इसमें क्या होता है कि दे सॉलिड आर हार्ड एंड नॉन कंडक्टर, जस्ट उन लोग का अपोजिट होता है इसमें। ठीक है। ये हार्ड होता है और नॉन कंडक्टिविटी, और हार्ड होने के बावजूद भी इसमें करंट पास नहीं होता है। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही लो होता है। दे आर वोलाटाइल लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो ये जो है तुम्हारा वोलाटाइल लिक्विड होता है और सॉफ्ट सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर या प्रेशर पर। ठीक है। और अगला पॉइंट है द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड, इस सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स होता है हेल्ड टुगेदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये आपस में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए आ जाएगा H2O, ये फार्मूला है तुम्हें, या फिर हो जाएगा तुम्हारा आइस। ठीक है। तो आइस जो है वह हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो बच्चों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आज के लिए इतना ही रहने दो। ठीक है। अगर तुम लोग कोई वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि तुम्हारे दोस्त भी इस बेनिफिशियल नोट्स को पढ़ सके। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों दूसरा आयोनिक सॉलिड्स, और इसके आगे जो भी पार्ट्स होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों।